हमारी दुनिया के सामने चुनौतियां हर समय बढ़ रही हैं। समान अवसरों के साथ मजबूत अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण कैसे करें? भविष्य के लिए एक स्थायी दुनिया का निर्माण कैसे करें? अपने शहरों की सुरक्षा कैसे करें और सभी को लाभ पहुंचाने वाली तकनीक का उपयोग कैसे करें? आगे की सोचने में मानवता हमेशा अच्छी रही है। हम कल की समस्याओं को समझेंगे। असमानता, स्थिरता, शहरीकरण, लिंग अंतर और जनसांख्यिकीय टाइम बम। दुनिया बदल रही है। हम चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर हैं, जो हमारे काम करने के तरीके, जीने के तरीके और यहाँ तक कि हमें इंसान बनाने के तरीके को भी बदल देगी। ऐसी कई प्रौद्योगिकियां हैं जो अभी लगभग हर उद्योग को बदलने के लिए संयोजन कर रही हैं। और उन तकनीकों में कृत्रिम बुद्धि, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बड़ा डेटा शामिल है। और फिर आनुवंशिकी और चिकित्सा इमेजिंग के संदर्भ में जीवन विज्ञान के मोर्चे पर कुछ फील्ड हैं जो एक तरह से अभिसरण कर रहे हैं, जो उद्योगों में बहुत सारे परिवर्तनकारी परिवर्तन ला रहे हैं। मैं चौथी औद्योगिक क्रांति का वास्तव में उसी तरह वर्णन करूंगा जिस तरह से मैं पिछले 3 का वर्णन करता हूं। और वो तकनीक है जो उत्पादकता में बड़े पैमाने पर लाभ और उत्पादकता में बड़े पैमाने पर लाभ की ओर ले जाती है, जिसका अर्थ है कि सभी की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हुआ है। मशीनीकरण के आगमन से पहले दुनिया क्रांतियों से गुजरी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर डिजिटल क्रांति। सभी ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को गहराई से बदल दिया है, लेकिन यह क्रांति और भी विघटनकारी हो सकती है। मुझे लगता है कि पिछली क्रांतियों में आप वास्तव में उनके बारे में औद्योगिक क्रांतियों के रूप में बात कर सकते थे, जो बदल रहे थे कि कैसे चीजें बनाई गई। कारखानों, उद्योगों को विशेष रूप से भारी उद्योग। यहाँ आप वास्तव में न केवल उद्योग बल्कि सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला और पूरे नए व्यवसाय मॉडल के निर्माण में बदलाव देख रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। इस विशेष क्रांति के बारे में जो कुछ अलग है वह ये है कि यह उन सभी चीजों की एक पूरी श्रृंखला में टैप करती है जो लोगों ने केवल सोचा था कि मनुष्य कर सकते हैं। नौकरियां जो मानव नौकरियां हुआ करती थी, वे अब मानव नौकरियां नहीं हैं। इस चौथी क्रांति के केंद्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मशीनों की बराबरी करने की क्षमता, और शायद एक दिन उनके मानव रचनाकारों की संज्ञानात्मक क्षमताओं से अधिक है। अब जो हो रहा है वो बहुत बड़ी बात है। इससे लोगों के जीने के तरीके में फर्क पड़ रहा है। लोगों के आपस में बातचीत करने के तरीके में फर्क आ रहा है। दूरी खत्म हो रही है। कुछ मामलों में मनुष्यों को उन कार्यों के लिए आरोपित करना जो हमने सोचा था कि मानव मन का एकमात्र प्रांत है। विश्लेषणात्मक कार्य जो हमने सोचा था कि केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, हम अचानक पाते हैं कि एल्गोरिदम और मशीनें भी ऐसा कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहादुर नई दुनिया में ये शुरुआती दिन है, लेकिन संभावित लाभ बहुत बड़े हैं। कृत्रिम बुद्धि के मुक्त लाभ क्या है? वास्तव में बहुत कुछ है। चालक रहित कार, स्वायत्त वाहन जैसी कोई चीज जो एआई का एक उपयोग है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों के जीवन पर वास्तव में मुक्तिदायक प्रभाव हो सकता है। पुराने लोगों की तरह जो ड्राइव नहीं कर सकते हैं, अपने घरों में बहुत बंद है और परिवहन के लिए दूसरों पर निर्भर है। चालक रहित कारों के साथ वे अपने जीवन के बारे में जाने में सक्षम होंगे। और फिर आप बड़े डेटा के साथ देख रहे हैं कि ये दवा के विकास पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है कि आप पाएंगे कि नए फार्मास्यूटिकल्स बीमारियों को ठीक करने के लिए तेजी से विकसित हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं और ऐसा करने में सक्षम कनेक्शन बना रहे हैं जो अन्यथा छूट जाएगा। स्वास्थ्य सेवा के लिए मशीन लर्निंग डेटा साइंस के लाभ बहुत अधिक हैं। उनके पास बहुत ही दुर्लभ बीमारियों और बीमारियों दोनों को संबोधित करने का अवसर है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। कैंसर का इलाज संभवतः डेटा साइंस से आएगा। लेकिन इस तकनीकी क्रांति का संभावित रूप से एक गहरा पक्ष है जो काम की दुनिया को बदल सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। एक तकनीकी क्रांति से उन क्षेत्रों में नौकरियों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो पहले सबसे बड़ी प्रगति देखते हैं। निकट अवधि में एक अच्छा उदाहरण ट्रक ड्राइविंग है। आपके पास सेल्फ ड्राइविंग ट्रक है। आपको उन 3.5 मिलियन ट्रक ड्राइवरों की आवश्यकता नहीं है जो अमेरिका में है।
इस क्रांति की कुंजी यह है कि जैसे जैसे उत्पादकता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहता है, नए रोजगार सृजित होते हैं। आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विस्थापित कर्मचारी इन नए पदों पर जाने के लिए कुशल हैं। क्या वे सभी होंगे? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि आपने एक क्षेत्र में 3.5 मिलियन नौकरियां खो दी हैं, तो आप इसे दूसरे क्षेत्र में कैसे बनाएंगे? और मुझे लगता है कि हमने यही देखा है और हम उसी की अपेक्षा करते हैं वापस होना। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो? मार्टिन फोर्ड एक सॉफ्टवेयर उद्यमी है जिसने भविष्य को देखा और बिना नौकरियों के लाखों कुशल श्रमिकों वाली दुनिया देखता है। मैं कहूंगा कि काफी दूर भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं भी नौकरियां नहीं हैं। कोई भी कुछ भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इसमें कलाकार और उपन्यासकार शामिल हैं। जिस तरह की नौकरियों की आप अभी कल्पना कर सकते हैं, वे पूरी तरह से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायरे से बाहर हैं। लाखों करोड़ों नौकरियां खत्म होने वाली हैं और इसकी संभावना नहीं है कि उन सभी श्रमिकों को समाहित करने के लिए पर्याप्त रोजगार सृजित होने जा रहे हैं। मार्टिन फोर्ड एक सॉफ्टवेयर उद्यमी है जिनकी प्रसिद्ध पुस्तकों ने उन्हें एक ऐसे आंदोलन में सबसे आगे खड़ा कर दिया है जो प्रौद्योगिकी, इसके विकास और दुनिया को बदलने की क्षमता के बारे में चिंतित है। यह चौथी औद्योगिक क्रांति है, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित मशीनों का उदय, जिसमें पूरे ग्रह में करोड़ों श्रमिकों को अनावश्यक बनाने की क्षमता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो लगभग हम पर है, लेकिन जिसे सरकारें और व्यवसाय अभी समझने लगे हैं। खैर, मेरी नवीनतम पुस्तक द राइज ऑफ द रोबोट्स में विचार यह है कि समय के साथ मशीनें, कंप्यूटर, एल्गोरिदम तेजी से मानव श्रम का विकल्प बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह अपरिहार्य है। प्रौद्योगिकी अंततः बहुत कुछ करने में सक्षम होने जा रही है जो लोग अब करते हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है कि इसका परिणाम बेरोजगारी होगा। ये लोगों को श्रम बल से बाहर धकेलने वाला है। कई लोगों के लिए अनुकूलन करना असंभव होगा क्योंकि उनके पास मशीनों से बढ़कर क्षमता नहीं होगी, और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हमारे समाज और अंततः अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय होगा। उनमें से कुछ मशीनें पहले से ही हमारे पास हैं। एल्गोरिदम पहले से मौजूद हैं। वे शरीर की भाषा की व्याख्या कर सकते हैं और कुछ हद तक भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो आपके मूड को निर्धारित कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कल्पना कीजिए कि विज्ञापन के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। यदि एक एल्गोरिदम यह निर्धारित कर सकता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर उसके आधार पर विज्ञापनों को लक्षित करें। भाषा के कुछ रुझान, अनुवाद, प्रदर्शित चीजें वास्तव में उल्लेखनीय हैं। कल्पना कीजिए कि किसी भी देश में कोई भी भाषा बोलने वाला कोई भी व्यक्ति अब कोई भी काम कर पाएगा क्योंकि हमारे पास वास्तविक समय में भाषाओं के बीच सही मशीनी अनुवाद है। तो इसका जॉब मार्केट पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। हम इस सदी के पहले दशक में पहले से ही व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखना शुरू कर सकते हैं। संयुक्त राज्य में सृजित नौकरियों की कुल संख्या 0 थी। हम जो देखते हैं वो ये है कि संयुक्त राज्य में हमारे पास वो है जिसे हम जॉबलेस रिकवरी कहते हैं। मुझे लगता है कि जो हो रहा है उसका एक हिस्सा ये है कि जब मंदी होती है तो नौकरियां गायब हो जाती हैं, और फिर जब सुधार अंत में वापस आता है तो कंपनियां पाती हैं कि वे बहुत सारे श्रमिकों को काम पर रखने से बच सकती हैं और उन्हें प्रौद्योगिकी से बदल सकती हैं, और इसलिए नौकरियों को फिर से प्रकट होने में अधिक समय लग रहा है। पूरे इतिहास में प्रौद्योगिकी ने हमेशा अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बाधित किया है। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के 50% श्रमिक खेतों पर कार्यरत थे। 2000 तक यह 2% से कम था। उन श्रमिकों को अन्य क्षेत्रों में काम मिला, लेकिन मार्टिन को लगता है कि इस बार यह अलग है। कृषि में जो बदलाव आया वो एक विशिष्ट यांत्रिक तकनीक थी। अब हमारे पास एक ऐसी तकनीक है जो वास्तव में सर्वव्यापी है। ये बोर्ड भर में है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारी अर्थव्यवस्था में फैल रहा है। ये सिर्फ एक क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये कुछ ऐसा है जो हर जगह है। नतीजतन इसका मतलब है कि वास्तव में श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होने जा रहा है। जो चीज नई तकनीक को इतना सर्वव्यापी बनाती है वह है एक नई दुनिया का विकास, बड़े डेटा की दुनिया। बिग डेटा अनिवार्य रूप से भारी मात्रा में डेटा का संग्रह और उपयोग है, और बड़े निगमों में वे अपने ग्राहकों के बारे में, उनके व्यवसाय संचालन के बारे में, औद्योगिक वातावरण में वास्तविक प्रक्रियाओं के बारे में, कारखानों में उनके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी एकत्र करते हैं। ये सारा डेटा इन एल्गोरिदम के लिए एक फीड स्टॉक बन जाता है, और यह वह जानकारी बन जाती है जिसका उपयोग वे सीखने और यह पता लगाने के लिए करते हैं कि चीजों को कैसे करना है। और यह कुछ ऐसा है जो नाटकीय रूप से विघटनकारी होने वाला है। दुनिया के कंप्यूटरों पर संग्रहित कुल डेटा अब 1000 बिलियन गीगाबाइट से अधिक माना जाता है, और यह बड़ा डेटा है जो प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक विघटनकारी प्रगति कर रहा है। मशीनें जो सोच सकती हैं। एक बात जो आप अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि कंप्यूटर केवल वही करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया जाता है, और यह वास्तव में अब सच नहीं है। ऐसा मशीन लर्निंग की वजह से है, क्योंकि अब हमारे पास ये तकनीक है जो स्मार्ट सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम को डेटा देखने की अनुमति देती है, और उसके आधार पर चीजों को करना सीखें, चीजों का पता लगाएं, भविष्यवाणियां करना सीखें। तो यह वास्तव में अब ऐसा मामला नहीं है कि एक व्यक्ति नीचे बैठकर कंप्यूटर को बता रहा है कि कदम दर कदम क्या करना है। कंप्यूटर के पास अब ये पता लगाने की क्षमता है कि वे खुद इसका पता लगा सकते हैं। आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां प्रत्येक उपकरण, सभी प्रकार के औद्योगिक उपकरण, सब कुछ एक दूसरे के साथ संचार और बातचीत करता हो। और मुझे लगता है कि क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करेगा जो इन सभी को माप कर इसे और अधिक बुद्धिमान बना देगा। पिछले तकनीकी विकास ने उत्पादन सुविधाओं में लाखों ब्लू कॉलर नौकरियों को रोबोट द्वारा प्रतिस्थापित किया है। मार्टिन का मानना है कि यह नया व्यवधान सफेदपोश कार्यबल को भी लक्षित करेगा। एक बार कंप्यूटर कुछ सीख लेता है तो उस ज्ञान को अन्य मशीनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये लगभग लोगों के एक कार्यबल की तरह है, और आप एक कार्यकर्ता को एक विशेष कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, और आप उस कार्यकर्ता का क्लोन बना सकते हैं और उन श्रमिकों की एक पूरी सेना बना सकते हैं। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, इसलिए मशीन लर्निंग बहुत स्केलेबल है। यदि आपके पास उस तरह का काम है जहां कोई और देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, और अध्ययन करें कि आपने अतीत में क्या किया है, और यह पता करें कि अपना काम कैसे करना है, फिर अंततः एक एल्गोरिदम होगा जो आएगा और अनिवार्य रूप से वही दृष्टिकोण करने में सक्षम होगा। इसलिए बहुत सारे काम प्रभावित होंगे। कई नौकरियां जो विस्थापित हो सकती हैं, वे वर्तमान में शिक्षित उच्च वेतन वाले श्रमिकों के कब्जे में हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के सामने बैठा कोई भी व्यक्ति नियमित पूर्वानुमेय दिनचर्या कर रहा है। यदि वे एक ही रिपोर्ट या एक ही विश्लेषण को बार बार देख रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अतिसंवेदनशील होने जा रहा है। पत्रकारिता एक दिलचस्प क्षेत्र है जो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अब ऐसी प्रणालियां हैं जो डेटा में टैप कर सकती हैं और इसे एक बहुत ही सम्मोहक समाचार में बदल सकती हैं जिसे बहुत से लोग पढ़ेंगे, और वे यह नहीं बता सकते कि यह एक मशीन द्वारा लिखा गया था। भविष्य में सभी समाचारों का 90% मशीन जनित हो सकता है। विस्थापित नौकरियों की संख्या में आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। कुछ अध्ययन हुए हैं, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा, और उन्होंने कई देशों को देखा और अधिकांश परिणाम वापस आए हैं जो सुझाव देते हैं कि अगले 20 वर्षों में आधे से अधिक नौकरियां स्वचालन के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 60 मिलियन नौकरियां हैं। यह एक चौंका देने वाली संख्या है। जाहिर है, हमारे पास एक व्यापक सामाजिक समस्या है। आप उन सभी लोगों की देखभाल करने की कोशिश कर रही सरकार पर भारी दबाव डाल रहे हैं जिनके पास अब आय नहीं है। मुझे लगता है कि आप संभावित रूप से भारी आर्थिक मंदी देखेंगे क्योंकि आप उपभोक्ताओं से बाहर निकल जाएंगे। अब आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं को खरीदने में सक्षम हो। इस पैमाने पर एक क्रांति सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं बदलेगी, इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
हमारे पास वास्तव में वो है जिसे आप स्टेरॉइड पर असमानता कह सकते हैं। बहुत अमीर लोग जिनके पास ये सारी तकनीक है जो असाधारण रूप से अच्छा करने जा रहे हैं। आपके पास नागरिक अशांति, शायद दंगे या बड़े पैमाने पर अपराध लहरें होने की संभावना होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में महामंदी के दौरान हमारी बेरोजगारी दर लगभग 25% थी और बहुत सारे लोग वास्तव में उस समय चिंतित थे कि इसका परिणाम लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों के पतन में होगा। जैसा कि हम जानते हैं, यह स्थिति दुनिया के अंत के समान है। एक साइंस फिक्शन दुःस्वप्न सीधे फिल्मों से। स्टीफन हॉकिंग और एलोन मस्क जैसे बहुत प्रमुख विचारक हैं, जिन्होंने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता के बारे में वास्तविक आशंका जताई है कि किसी दिन हमारे पास एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन होने वाली है। एक ऐसी मशीन की कल्पना करें जो किसी भी जीवित व्यक्ति से 100 या 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट हो। वो व्यवस्था क्या सोचेगी, ये कैसे कार्य करेगा, क्या ये हमारे किसी काम आएगा? ये तय कर सकता है कि हम एक बोझ हैं और हमसे छुटकारा पाने का फैसला करते हैं। इसलिए ये संभावित रूप से एक अस्तित्वगत खतरा पेश कर सकता है। क्या इसमें चिंता करने की बात है? मुझे नहीं लगता कि यह मूर्खतापूर्ण है और ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें अनदेखा करना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि यह उतनी दूर तक है जहां तक हम जा सकते हैं और मशीनें इससे आगे कभी नहीं जाएंगी। हम समय के एक नए युग में पहुंच रहे हैं जब चीजें अलग तरह से संचालित होने जा रही हैं और हमें इसके अनुकूल होने की जरूरत है। स्वास्थ्य देखभाल एक ऐसा क्षेत्र है जो पहले से ही इस व्यवधान के अनुकूल है। इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि मनुष्य और मशीनें सभी के लाभ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धि का युग आ गया है। कंप्यूटर अब उन कार्यों में महारत हासिल कर रहे हैं जिन्हें कभी मनुष्यों का एकमात्र संरक्षण माना जाता था और लाखों नौकरियों को खतरे में डाल रहा था। और अब व्यापारिक नेता संभावित भारी प्रभावों से जूझ रहे हैं। सामान्य तौर पर रोबोट हमारे जीवन में अधिक अभिन्न होते जा रहे हैं। एक अच्छा तरीका में वे बहुत सारी गतिविधियों को स्वचालित करते हैं जो लोग वर्तमान में कर रहे हैं। श्रम पूल लागत कम करने पर रोबोट का नाटकीय प्रभाव पड़ेगा। लोगों को यह एहसास होने लगेगा कि लगभग हर मानवीय कार्य अंततः एक रोबोट द्वारा किया जाएगा। मार्टिन फोर्ड की किताबें नौकरियों के लिए खतरे को उजागर करती हैं, लेकिन वह उन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं जहां एआई फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य देखभाल एक ऐसा क्षेत्र है जहां एआई और रोबोटिक्स बहुत सकारात्मक हो सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ तेजी से बढ़ रहा है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अगर हम इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए अधिक एआई और रोबोटिक्स को तैनात कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। एआई स्वास्थ्य देखभाल बाजार को 2021 तक $6 बिलियन से अधिक उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो इसके वर्तमान कुल का 10 गुना है। हाइंडसाइट और एनालिटिक जैसी कंपनियां सभी रोगों में रोगी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का खनन कर रही हैं। और न्यूयॉर्क में आईबीएम के शोधकर्ताओं ने इस क्रांति में सबसे आगे एक बुद्धिमान सॉफ्टवेयर सिस्टम वाटसन विकसित किया है। यह व्यक्तित्व को समझ सकता है, ये ईमेल को देख सकता है और आपको इसका लहजा बता सकता है, किस तरह के संदेश आ रहे हैं, चाहे आपने उनका इरादा किया हो या नहीं। यह एक बड़े विश्वकोश को देख सकता है, अवधारणाओं को निकाल सकता है और उन अवधारणाओं के बीच संबंध बना सकता है। वाटसन बड़े डेटा की दुनिया में काम करता है, अरबों तथ्यों और साइबर स्पेस के माध्यम से तैरने वाले आंकड़ों से ज्ञान निकालता है। मैं दुनिया को उस डेटा की मात्रा के संदर्भ में देखता हूं जो वहां मौजूद है और ज्ञान की मात्रा जो एम्बेडेड है या डेटा में एम्बेड की गई अंतर्दृष्टि जिसे हम आज निकालने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए हम इसे बनाने में सक्षम नहीं है सही निर्णय। इसलिए मेरे लिए चौथी औद्योगिक क्रांति सभी आंकड़ों के माध्यम से दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता है और इसलिए बेहतर निर्णय लेने की क्षमता है। आईबीएम एक परियोजना चला रहा है जहां वाटसन त्वचा कैंसर सहित भयानक बीमारियों का इलाज करने में डॉक्टरों की मदद करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों की बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है।
मेलेनोमा त्वचा कैंसर का एक बहुत ही घातक रूप है और जहां शुरुआती पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। तो एक त्वचा विशेषज्ञ का सामना एक ऐसे रोगी से होता है जिसे ये त्वचा का घाव है। हम इस संभावना के बारे में कुछ अनुमान लगाएंगे कि यह मेलानोमा है। दुर्भाग्य से त्वचा विशेषज्ञ गलतियां कर सकते हैं। कुछ मेलानोमा छूट गए हैं और कुछ सौम्य घाव अनावश्यक रूप से इलाज किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अनिवार्य रूप से कंप्यूटर को एक छवि पर गहन विश्लेषण करने के लिए कहें। तो ये छवि कंप्यूटर को भेजी जाती है और स्वचालित रूप से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। और कंप्यूटर हमें इस छवि के बारे में जो बता रहा है वो ये है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह मेलानोमा है। हम अपने आंतरिक शोध में जो खोज रहे हैं वो ये है कि कंप्यूटर 95% तक सटीक हो सकते हैं। तो यह आज के सबसे अच्छे डायग्नोस्टिक विशेषज्ञों की तुलना में है जो 75 से 84% के बीच सटीक है। यह एक उपकरण नहीं है जो नैदानिक विशेषज्ञ की जगह लेगा, बल्कि ये समान घावों के एक बड़े डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करके त्वचा के घावों की छवियों पर अतिरिक्त विश्लेषण प्रदान करता है। यह एक ऐसे भविष्य की दृष्टि है जहां मनुष्य और मशीनें हाथ से काम करते हैं। मैं एक ऐसे समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब दुनिया भर के सभी 2 या 3 बिलियन पेशेवरों के पास अपना निजी सहायक हो जो उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में मदद कर सके और जो विशेषज्ञता की प्रकृति को बदल दे। मानवता विशेषज्ञता के मामले में पूरी तरह से अलग जगह पर जाएगी और हम वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अपने ज्ञान और अनुभव को कैसे लागू करते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। जैसे हमारे पास ऐसी मशीनें थी जो लोगों की मांसपेशियों या पिछली औद्योगिक क्रांतियों के साथ लोगों की मदद करती थी। इंटरनेट के युग में इतनी बड़ी जानकारी के साथ मैं अगली क्रांति को लोगों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में देख सकता हूँ। मैं इसके बारे में ऐसा ही सोचता हूँ। मार्टिन फोर्ड सतर्क रहते हैं। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौलिक रूप से हमारे जीने, काम करने के तरीके को बदल देगा और हमें पहले की तरह चुनौती देगा। हम आने वाले व्यवधान के लिए तैयार नहीं हैं। हम चीजों को बेहतर होने से पहले और खराब होते देखेंगे। विशेष रूप से नौकरी के बाजार और औसत लोगों की आय और आजीविका पर प्रभाव। तो आप जानते हैं, अल्पावधि में चीजें काफी कठिन हो सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में अगर हम इसके अनुकूल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि वास्तव में आशावादी होने के कारण है। मेरा मतलब है, आप एक यूटोपियन भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां किसी को भी ऐसा काम नहीं करना है जो खतरनाक है या जिससे वे नफरत करते हैं, या वो उबाऊ है जहां तकनीक उससे अधिक लेती है। और अगर हम उस बिंदु पर पहुंचे तो यह एक जबरदस्त सकारात्मक परिणाम है। इसलिए मुझे लगता है कि यह सब वास्तव में संभव है और यह सबसे अच्छी चीज हो सकती है जो मानवता के साथ कभी हुई है, लेकिन इसके लिए हमें इसके अनुकूल होना होगा और यह एक बड़ी चुनौती होगी। यह शहर का युग है। मानव इतिहास में पहली बार ग्रामीण बस्तियों की तुलना में शहरी इलाकों में अधिक लोग रहते हैं। दुनिया की शहरी आबादी हर साल 70 मिलियन लोगों की दर से बढ़ रही है। 301 शहरों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा है। यह 2025 तक बढ़कर 66% हो जाएगा। इसलिए अगर हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं तो मानवता के लिए इसके भयानक परिणाम होंगे। शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। शहर अराजकता के साथ साथ विकास के स्रोत भी हो सकते हैं। शहरों का यह दोहरा व्यक्तित्व ही उन्हें इतना आकर्षक और इतना महत्वपूर्ण बनाता है। वे खतरनाक स्थान हो सकते हैं, लेकिन शहर ऐसे हैं जहां भाग्य बनाया जा सकता है। शहरीकरण को चलाने वाले प्राथमिक कारकों में से एक अवसर है। आप एक खेत में रहते हैं और आप फसलें उगा रहे हैं। आपके पास ज्यादा अवसर नहीं है। आप एक हलचल भरा बढ़ता हुआ शहर देखते हैं। आपके मित्र वहां जा रहे हैं। उन्हें कार्यालयों में नौकरी मिल रही है, रेस्तरां है, संस्कृति है, जीवन है।
यह आकर्षक है और कुछ आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। और सब कुछ सापेक्ष है। आप जानते हैं, उनके पास स्कूलों तक अधिक पहुंच होगी, स्वास्थ्य देखभाल तक अधिक पहुंच होगी, रोजगार तक अधिक पहुंच होगी और बहुत कम कमजोर आर्थिक जीवन होगा। उन्नीस सौ में दुनिया के 12 सबसे बड़े शहर उत्तरी अमेरिका या यूरोप में थे। 100 साल बाद यह संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। भविष्य के अधिकांश मेगासिटी एशिया और अफ्रीका की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में होंगे। शहरों में अधिकांश विकास चीन, भारत और नाइजीरिया में होने जा रहा है। अकेले उन 3 देशों में दुनिया की आबादी का 37% हिस्सा होगा। बस चौंका देने वाली संख्या। यहाँ एक उदाहरण है, लागोस, नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर। इसकी आबादी हर साल बोस्टन की आबादी के बराबर बढ़ रही है। अमेरिका और जापान में शहरीकरण की दर 70% से अधिक है। चीन में यह अभी भी 50% है। तो चीन में कई मेगासिटी हो सकते हैं, उनके कई बड़े शहर हो सकते हैं, लेकिन वे शहर या तो बड़े होने जा रहे हैं या उनमें से अधिक होने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक चलन बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि बड़ी आबादी वाले बहुत सारे उभरते बाजार 50 वर्षों में समान प्रवृत्तियों का अनुभव करने जा रहे हैं। यह वृद्धि एक बड़े शहर के प्रबंधन की चुनौती को और कठिन बना देती है। शहरों का सामना करने वाले सबसे बड़े जोखिम वही जोखिम हैं जो हम सभी को चुनौती देते हैं। राजनीतिक शासन, जलवायु परिवर्तन, असमानता, उत्पादकता, आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा, परिवहन। ये ऐसे मुद्दे हैं जो शहरों और हर किसी का सामना करते हैं, सिवाय बहुत अधिक केंद्रित तरीके से। इनमें से कई समस्याओं से जूझ रहा एक शहर रियो डी जनेरियो है। एलेसेंड्रा अरुफिनो उन्हें हल करने की कोशिश कर रही हैं। उनका मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े शहर गरीबी, जीर्णशीर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिकों की उदासीनता के ज्वार के नीचे डूबने के खतरे में हैं। और जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, अरबों लोगों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। आज हमारे पास जिस तरह का शहरीकरण है, वो केवल इतना ही आगे बढ़ सकता है अगर हम अपने शहरों को डिजाइन करने का तरीका नहीं बदलते हैं। अगर हम नहीं बदले, शहरीकरण पर हमारी बहुत गंभीर सीमाएं होंगी। शहर का प्रबंधन करना असंभव हो जाएगा और एक बहुत दयनीय जगह बन जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हम उस प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं, तो हम इसे बदल सकते हैं ताकि ये मुद्दे अस्तित्वहीन हो जाएं। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शहरों के लिए जो वातावरण चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से भावुक हों। मेगा सिटीज का प्रबंधन दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह रियो डी जनेरियो, ब्राजील है। इसके मेट्रो क्षेत्र में 12 मिलियन लोगों की आबादी है। यह खूबसूरत और जीवंत है, लेकिन इसकी अपनी समस्याएं भी हैं। अपराध, असमानता और गरीबी। एलेसेंड्रा अरुफिनो एक शहरी कार्यकर्ता है जिन्होंने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर मेगासिटी में काम किया है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ काम किया है और ग्राउंड ब्रेकिंग मेयूरियो की स्थापना की है, एक एनजीओ जो अभियान चलाने के लिए नागरिकों से डेटा एकत्र करता है और शहर के तेजी से विकास के मुद्दों को संबोधित करता है। म्यूरियो में 170,000 प्रतिभागी हैं और अन्य शहरों के लिए एक मॉडल बनने की उम्मीद है। न केवल ब्राजील में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे पड़ोस के आंदोलनों की एक समृद्ध परंपरा है और इसे इस तरह से लाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को समझ में आए। मेरा जन्म इस शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था और मेरा परिवार बहुत ही मिश्रित पृष्ठभूमि से आता है। मेरे पिता रियो के एक ऐसे मोहल्ले से आते हैं जो 90 के दशक में खतरनाक और गरीब था, जबकि मेरी माँ बहुत अमीर पृष्ठभूमि से आती हैं, जो रियो के सबसे अच्छे इलाकों में से एक है। इसने मुझे सिखाया कि यह शहर अद्भुत हो सकता है, लेकिन ये बहुत उबड़ खाबड़ और असमान भी हो सकता है। और यह सिर्फ इस शहर की विशेषता नहीं है, मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो हम दुनिया भर के शहरों में तेजी से देख रहे हैं।
रियो डी जनरियो कई उभरते मेगासिटी के समान है। कुछ पड़ोस ग्रह पर कहीं और के रूप में समृद्ध हैं। दूसरे गरीब रहते हैं और कट जाते हैं। एलिसेंड्रा का मानना है कि इस अंतर को पाटने से हम सभी को गहरा लाभ होगा। शहर लोगों को करीब लाते हैं और उनमें ये तीव्रता, ये घनत्व होता है। वे निश्चित रूप से ऐसे स्थान हैं जहां अधिकांश नवप्रवर्तन स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि जब आप हमेशा समान लोगों से बात कर रहे हो और समान विचार सुन रहे हो तो नवप्रवर्तन करना बहुत कठिन होता है। और शहर इसके विपरीत हैं। वे नवोन्मेष के लिए, आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक केंद्र हैं और अधिकांश देशों में वे विकास के इंजन हैं। लेकिन जब यह विकास तेजी से और अनियोजित होता है तो इसका परिणाम ग्रिडलॉक सड़कों, जहरीली हवा और एक बुनियादी ढांचा होता है जो आसानी से सामना नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे शहर से आता हूं जो इतनी तेजी से विकसित हुआ है। आप बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले फुटपाथ, सीवेज सिस्टम, स्कूल, गतिशीलता प्रणाली कैसे बनाते हैं? अगर ऐसे माहौल में तेजी से शहरी विस्तार हो रहा है जहां असमानता सर्वोपरि, मैं एक ऐसे शहर से आता हूं जो इतनी तेजी से मेगा सिटी में A से B तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकता है। हमारी गतिशीलता प्रणाली सामान्य रूप से बहुत कम अपवादों को चूसती है। जब किसी शहर में खराब गतिशीलता प्रणाली होती है, आप बहुत सारे लोगों को शहर में रहने से, अवसरों और शहरों की सुंदरता और अद्भुतता तक पहुंचने से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए घूमना फिरना बहुत मुश्किल होता है। आप अमीर लोगों को शहर के अन्य क्षेत्रों को जानने से भी वंचित कर रहे हैं, जो रोमांचक और अपने आप में एक पूर्ण अनुभव हो सकता है। तो आप एक ऐसा शहर बना रहे हैं जिसमें हर कोई अपने क्षेत्र में रह रहा है, जो भयानक है। इन बुनियादी ढांचे की समस्याओं में सबसे आगे गरीब हैं, जो शहर से अन्यथा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों से शारीरिक रूप से कट सकते हैं। गरीब इसका खामियाजा भुगतते हैं और मुझे लगता है कि इसमें तेजी से विस्तार शामिल है। तथ्य ये है कि विकासशील देशों की 1/3 आबादी मलिन बस्तियों में रहती है। जब हम उस ग्रह के बारे में सोचते हैं जिसमें हम रहना चाहते हैं तो किसी को भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मलिन बस्तियां तीव्र अनियोजित विस्तार का परिणाम है। आज लगभग 863 मिलियन लोग झुग्गियों में रहते हैं। यदि भारत में 10.4 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक अलग राष्ट्र होते तो वे दुनिया के 13वें सबसे अधिक आबादी वाले देश होते। लेकिन मलिन बस्तियां हमेशा निराशाजनक स्थान नहीं होती है। गरीब सिर्फ बैठे नहीं हैं, सरकार के कुछ करने का इंतजार कर रहे हैं। वे अपना खुद का शहरी वातावरण बना रहे हैं। रियो में एक झुग्गी में आप देखेंगे कि अधिकांश बुनियादी ढांचा समुदाय द्वारा वर्षों में बनाया गया था। इसलिए डू इट योरसेल्फ पहल का एक स्तर है कि आप अमीर क्षेत्रों की तुलना में गरीब क्षेत्रों में बहुत अधिक देखते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सरकार नहीं थी। मलिन बस्तियों को योजनाकारों द्वारा नाजुक ढंग से संभालने की आवश्यकता है। हम उन क्षेत्रों के साथ क्या करते हैं जो समुदायों द्वारा विकसित किए गए थे लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी थी। भले ही हम मान लें कि इसे सद्भावना के साथ संभाला जा रहा है, यहाँ तक कि अगर हम केवल एक चीज करना चाहते हैं तो क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए विकल्प तैयार किए जाने हैं। हम उस बुनियादी ढांचे के किन हिस्सों को छोड़ते हैं, ये जानते हुए कि इसे लोगों ने बनाया है, हम क्या बदलते हैं। यदि हम उस प्रक्रिया को मानवीय और बुद्धिमान तरीके से नहीं संभालते हैं और वास्तव में गरीब समुदायों के हितों की रक्षा करते हैं तो हम बड़े पैमाने पर अव्यवस्था और शहरी और सामाजिक विनाश के साथ समाप्त हो सकते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण है। रियो में हमारे पास सांता तेरेसा नामक एक पड़ोस है और इसमें एक ट्राम है जो ऐतिहासिक है और यह सुंदर है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रियो में अधिकांश ट्राम नष्ट हो गए थे और आस पड़ोस के लोगों ने अपने ट्रामों को व्यवस्थित और रखा था। यह उनके लिए गौरव का विषय बन गया और सांता तेरेसा कुछ समय के लिए भुला दिया गया पड़ोस बन गया। ये बहुत गरीब हो गया।
और फिर पिछले 5 से 6 सालों में यह अच्छा हो रहा है और सरकार ने उस ट्राम को चालू करने का फैसला किया, जो शहर में बहुत कम शेष ट्रामों में से एक है, एक पर्यटक आकर्षण में। लेकिन उस समय पड़ोसियों ने जो कहा वो एकमात्र कारण था कि यह ट्राम अभी भी मौजूद है और यह विंटेज और तरह का ऐतिहासिक और अद्भुत है। पड़ोस ने इसे व्यवस्थित किया और इसे यहाँ रखा और हम इसे पूरी दुनिया में देखते हैं। एलेसेंड्रा का कहना है कि शहर रचनात्मकता को दबा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोकतांत्रिक घाटा होता है, सरकार में विश्वास कम होता है और समुदायों को अलग थलग कर देता है। विस्तार करने के लिए शहरों को अपने नागरिकों को अपने साथ ले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रक्रिया से हम नागरिकों को शामिल करते हैं वो सही नहीं है। मैंने ऐसे शहर का एक भी मामला नहीं देखा है जिसने अपने नागरिकों की सामूहिक बुद्धि का उपयोग किया हो और इस तरह से शक्ति वितरित की हो जिससे लोगों के लिए शहर के विकास के तरीके को प्रभावित करना वास्तव में संभव हो। और जब हम इसे ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से अन्य मुद्दों का समाधान हो जाएगा। लेकिन शहरों की शक्ति का दोहन करने के लिए हमें उनके भीतर के विभाजनों को दूर करने की जरूरत है। अगर हम असमान शहरों का निर्माण करते रहेंगे, ऐसे शहर जो टिकाऊ नहीं है और अधिकांश लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि हम शहरी जगहों में खुश रह सकते हैं। भविष्य के शहरों के लिए सबसे खराब स्थिति उन शहरों की होगी जिनमें आत्मा नहीं है और इसलिए वे उद्यमशीलता के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं, जो लोग नई आर्थिक गतिविधि बनाते हैं और अंततः कम अमीर भी बन जाते हैं। रियो से समुद्र के उस पार एक और विशाल शहर बढ़ रहा है। लागोस अब अफ्रीका में सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन इसकी बढ़ती पीड़ा 21 मिलियन लोगों के भविष्य को कष्टदायी और खतरे में डाल रही है। पहले से कहीं अधिक लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन दुनिया के कई बड़े शहर इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लागोस नाइजीरिया के अटलांटिक तट पर शहरव्यापी रेल प्रणाली के बिना सबसे बड़ा शहर है, जिसका अर्थ है कि सभी को सड़क मार्ग से यात्रा करनी चाहिए। अब्राहम कोल जैसे श्रमिकों के लिए उनका दैनिक आवागम उनके जीवन पर हावी है। तुम कब जागे? आज सुबह मैं 3 या 4 बजे उठा। 3:30. मैं आमतौर पर नाश्ता नहीं करता क्योंकि यह मुझे धीमा कर देता है। 3 वर्षों में जनसंख्या लगभग दोगुनी होकर 11 मिलियन से 21 मिलियन हो गई, लेकिन इस चौंका देने वाले विस्तार ने शहर के खराब बुनियादी ढांचे पर असर डाला है। तक पहुंचने में आपको कितना समय लगना चाहिए? इसमें 5 मिनट लगने चाहिए। लेकिन फुल ट्रैफिक में शायद कितना लगेगा? लगभग 6 या 7 घंटे। 6-7 hours in traffic. वहाँ के रास्ते में 3 घंटे हैं और वापस आने के लिए 3 या 4 घंटे हैं। वापस आना और भी बुरा है। ये कुछ और है और मैं नहीं। मैं अपने दिन के 7 घंटे ऐसे ही बर्बाद करना चाहता हूँ। Everyday time for the rest of my life. लागोस को शीर्ष 5 सबसे कम रहने योग्य शहरों में स्थान दिया गया है। हालांकि अर्थव्यवस्था केन्या से बड़ी है, बस उनके डेस्क तक पहुंचना इसके कर्मचारियों के लिए एक दैनिक परीक्षा है। तो आप अपने बच्चों को कब देखते हैं? सप्ताह के अंत पर, केवल सप्ताहांत। कभी कभी मैं उन्हें सप्ताह के दौरान देखता हूँ, अगर वे सच में मुझे देखना चाहते हैं, और वे मुझे कभी कभी देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और मुझे बहुत याद करते हैं। इसे सख्त होना चाहिए। हाँ, ये है, लेकिन हमें यही करना है अभी के लिए। लाखों लागोसियन श्रमिकों की तरह अब्राहम का सुबह काम पर जाने का पहला कार्य झपकी लेना है। There we go. मेरे कार्यालय में आपका स्वागत है। तो अब आप क्या करने जा रहे I हैं? think I have
मुझे लगता है कि मेरे पास है। हाँ, ये काफी है। 7 बजे है, इसलिए मैं 15 मिनट की झपकी लेता हूँ और काम के लिए तैयार हो जाता हूँ। Get ready for work. 2000 लोग प्रतिदिन लागोस की ओर पलायन करते हैं, शहरों के बुनियादी ढांचे पर और दबाव डालते हैं और शहर का भूमि से समुद्र तक विस्तार करते हैं। मकोको जैसी मलिन बस्तियों के परिणामस्वरूप शहर के लेगून पर एक तैरती हुई बस्ती। इंफ्रास्ट्रक्चर ने जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा है, इसलिए जीवन की गुणवत्ता के बुनियादी उपाय जैसे स्वच्छ पानी तक पहुंच, उदाहरण के लिए, और बिजली तक सीमित पहुंच। तो इससे पहले कि आप समृद्धि और विकास से संबंधित मुद्दों पर आएं, लागोस और नाइजीरिया के पास हल करने के लिए बहुत से बुनियादी ढांचे के मुद्दे हैं। मकोको लागोस की सबसे पुरानी झुग्गी बस्ती है। 80,000 लोग उन इमारतों में रहते हैं जो जटिल नहरों से जुड़े खंभों पर बैठती हैं। सफल शहर सबसे वंचित लोगों को भी सेवाएं प्रदान करने के तरीके खोजते हैं, और यही चुनौती है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां संसाधन प्रीमियम पर हैं। मकोको में निवासियों ने अपने स्वयं के ताजे पानी और बिजली प्रणालियों का विकास किया है, और यह नवीनतम जोड़ है। यह 3 मंजिला फ्लोटिंग स्कूल और सामुदायिक केंद्र है। स्कूल सस्ता और बनाने में आसान है, इसलिए यह मकोको में भविष्य की इमारतों का खाका बनने की उम्मीद करता है। मकोको और नाइजीरिया शासन और नियंत्रण के दिलचस्प सवाल उठाते हैं। यह एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है, और स्थानीय निवासियों ने स्कूलों और स्थानीय रूप से शुरू की गई विकास परियोजनाओं के साथ अपने दम पर सुधार करने का जिम्मा लिया। हालांकि केंद्र सरकार ने ये भी तय किया है कि वो उस क्षेत्र को अपने विकास कारणों से चाहती है। लागोस से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर अविश्वसनीय पैमाने की भव्य परियोजना के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण है। इको अटलांटिक नाम दिया गया है। जहां हम खड़े हैं, हम वित्तीय जिले में हैं, जिसे हम एको बुलेवार्ड कहते हैं, या कुछ लोग इसे हमारा फिफ्थ एवेन्यू कहते हैं। यहीं पर सभी प्रमुख वित्तीय संस्थान अपने मुख्यालय और कार्यालय स्थापित करेंगे। एको अटलांटिक एक बहुअरब डॉलर का आवासीय और वाणिज्यिक जिला है जो 10 वर्ग किलोमीटर की पुनर्निर्मित भूमि पर बना है। यह वास्तव में एक नया शहर है, या यह जल्द ही होगा। इसके समर्थक 1.25 मिलियन लोगों और 150,000 लोगों के यहाँ आने की उम्मीद करते हैं। जब हमने शुरू में एको अटलांटिक की कल्पना शुरू की, तो हमने लंदन में कैनरी वार्फ को देखा, हमने दुबई को देखा, और अगर आप लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के दिल को देखें, तो जाहिर है कि अधिकांश निवासी अमीर हैं। मैं लंदन में नहीं रह सकता था, लेकिन इन लोगों के लिए आवास बनाने से नौकरी के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। और यहाँ नाइजीरिया में यह मानक है कि जब आप एक आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण करते हैं, तो आप वहाँ काम करने वाले घरेलू कामगारों के लिए क्वार्टर भी बनाते हैं। आपको इसे संदर्भ में लेना होगा कि यह एक शहरी विकास है, न कि कम आय वाला पड़ोस। यह मुख्य रूप से एक व्यापार केंद्र है। ये लागोस के व्यावसायिक विकास का भविष्य है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। डेविड को उम्मीद है कि 2022 तक पूरे बुनियादी ढांचे के साथ 2016 के अंत तक पहली आवासीय इकाइयां खुल जाएंगी। एको अटलांटिक जैसी परियोजनाएं जितने उत्तर देती हैं, उतने ही प्रश्न उठाती हैं, विशेष रूप से स्थानीय निवासियों के लिए, जहां वे जानते हैं कि उन्हें छड़ी का छोटा अंत मिल सकता है। दूसरी ओर, वे वास्तव में खरोंच से शुरू करने के लिए खुद को उधार देते हैं, और जहां स्कूल,
अस्पताल, कार्यालय, परिवहन सुविधाएं हैं, वहाँ संरचनाएं बनाने में सक्षम हैं, और वे लागोस जैसे विशाल शहरों को एक ऐसा मॉडल बनाने का अवसर देते हैं जो कर सकते हैं। मान लें कि उनकी योजना बनाई गई है और सही ढंग से क्रियान्वित की गई है। लागोस जैसे मेगा शहरों का भविष्य अनिश्चित है। मकोको जैसे जैविक नागरिक नेतृत्व वाले विकास या एको अटलांटिक जैसे बड़े पैमाने पर नियोजित विकास। यह स्पष्ट है कि अनियंत्रित छोड़ दिया गया विकास शहर की विशाल क्षमता को नष्ट कर सकता है। जब शहरों की बात आती है तो मैं आशावादी हूँ। मैं न्यूयॉर्क शहर में 70 के दशक में बड़ा हुआ जब शहर दिवालियेपन के कगार पर था, और यहाँ हम 21वीं सदी में हैं और न्यूयॉर्क फल फूल रहा है और फल फूल रहा है, और यह एक जबरदस्त जगह है। और आप देख सकते हैं कि उचित योजना के साथ और विविध और जीवंत आबादी में क्या संभव है। मुझे उम्मीद है कि वैश्विक शहर इस अर्थ में अत्यधिक जुड़े होंगे कि उनके पास एकजुटता नेटवर्क होगा, कि उनके पास लचीलापन नेटवर्क होगा, और इस अर्थ में कि उनके नागरिक महसूस करेंगे कि उनका शहर वो जगह है जहां वे रहना चाहते हैं और एक तरह की परियोजना है वे बनाना चाहते हैं, जहां वे घूम सकते हैं, वे एक दूसरे से मिल सकते हैं, वे वैश्विक मंच पर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में काम की दुनिया में अब भी पुरुषों का दबदबा है। केवल 25% महिलाएं आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। विश्व स्तर पर 3/4 अवैतनिक कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, और उत्तर अमेरिकी कंपनियों में भी 25% महिला कर्मचारियों को लगता है कि लिंग उन्हें पीछे रखता है। अगर महिलाएं आधे लोग हैं, तो हम सभी को एक ऐसी अर्थव्यवस्था में योगदान देना चाहिए जो पुरुषों के बराबर हो, जिसे हमने अतीत में देखा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से 5% महिलाएं उन्हें संचालित करती हैं। कॉर्पोरेट बोर्डों पर महिलाएं 20% से कम बनाती हैं। अमेरिकी कांग्रेस में केवल 20% निर्वाचित अधिकारी महिलाएं हैं। महिलाएं एक पुरुष के डॉलर के मुकाबले 79 सेंट कमाती हैं। इसलिए दुनिया में हर तरह के तरीके हैं जिससे महिलाओं में समानता नहीं है। यह जेंडर गैप है और यह लंबे समय से बना हुआ है। हमारी दुनिया में जिन संगठनों के पास बहुत अधिक शक्ति है, निर्वाचित सरकारें, बड़ी कंपनियां, शिक्षा संरचनाएं, चिकित्सा प्रणालियां, इन सभी में शीर्ष पर पुरुषों का वर्चस्व है, और यह काफी हद तक इतिहास का परिणाम है। 20वीं सदी और उससे पहले, और महिलाओं को कांच की छत को तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन साथ ही इन संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं को समान अभिनेता के रूप में देखने के लिए समायोजित करने में समाज को कुछ समय लग रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने के अधिकार की गारंटी के 100 साल बाद भी लैंगिक अंतर एक मुद्दा बना हुआ है दुनिया भर, और इसे बंद करना अब केवल निष्पक्षता का मुद्दा नहीं रह गया है। यह एक आर्थिक अनिवार्यता बन गई है, जिस पर दावोस और दुनिया भर के बोर्डरूम में बहस हुई है। व्यवसायों के लिए लैंगिक अंतर मायने रखता है, और यह बाजार के अवसर के साथ साथ नीचे की रेखा के लिए संभावित नुकसान भी है। यदि आपके पास एक कंपनी और एक कार्यबल है जो आपके बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपके सफल होने की अधिक संभावना है। विविध कार्यबल होने से कंपनियां अधिक सफल हैं क्योंकि वे चुनौतियों और मुद्दों को अधिक रचनात्मक रूप से संबोधित करने और नया करने में सक्षम हैं। और इसलिए यदि आपके पास एक बोर्डरूम या समिति है जो व्यक्तियों से बनी है जो सभी एक ही स्कूल में गए हैं और समान पृष्ठभूमि वाले हैं और एक ही तरह से सोचते हैं, वे उन लोगों की तुलना में कम सफल होने जा रहे हैं जो अधिक विविध हैं। एक अध्ययन में जो पिछली बार मैकिन्से से आया था, उन्होंने कंपनियों की बड़ी वैश्विक संख्या और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए पाया कि वास्तव में 2025 तक महिलाओं के आर्थिक योगदान को बराबर करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में $26 ट्रिलियन जुड़ेंगे। तो आप जानते हैं, वास्तव में आर्थिक भागीदारी के मामले में महिलाओं के अधिक समान होने से संबंधित बहुत बड़ी संख्या है। आप दुनिया भर में जहां भी देखते हैं। व्यवसाय के शीर्ष पर महिलाओं की आवाज के सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण बढ़ रहा है।
यदि आप उन कंपनियों को देखते हैं जहां आपको महिला सीईओ या महिला अध्यक्ष मिलती हैं, तो वे ऐसी कंपनियां हैं जहां आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब नहीं है। उनके पास जहर की गोलियां नहीं हैं, कोई असमान मतदान अधिकार नहीं है जो अंदरूनी प्रबंधन को शीर्ष पर रखता है। उनके पास कथित बोर्ड चुनाव नहीं है। सुशासन वाली कंपनियों में महिला सीईओ होने की संभावना अधिक होती है। तो सवाल यह है कि जब यह मुद्दा आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो महिलाओं को पीछे कौन रोक रहा है? क्या यह महत्वाकांक्षा की कमी है या सिर्फ सेक्सिज्म? इसलिए यदि हम कार्यबल में पेशेवर महिलाओं को देखें, तो उनमें से लगभग 43% बच्चे या बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल के लिए अपना पेशा छोड़ देती हैं। अपने पेशे में उसी स्तर पर फिर से प्रवेश करना बहुत मुश्किल है जिस स्तर पर आपके पुरुष साथी पिछले 10 वर्षों से मौजूद हैं। एनी मैरी स्लॉटर के लिए यह सच है, जो विदेश विभाग की एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी है। उनका मानना है कि हमारे समाज की संरचना महिलाओं को पीछे खींच रही है। अगर कुछ नहीं किया जाता है, तो निगम और सरकारें खराब प्रदर्शन करती रहेंगी। ऐसा कोई वैश्विक मुद्दा नहीं है जो महिलाओं को आगे बढ़ने या समानता हासिल करने में मदद न करे। हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार जीने का अधिकार और क्षमता हो। और हमारे पास एक ऐसी दुनिया है जिसमें महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक पुरुषों के पास वो क्षमता है। एक बार महिलाओं से वादा किया गया था कि वे सब कुछ पा सकती हैं, लेकिन बाधाएं महिलाओं को उच्चतम पदों को प्राप्त करने और बनाए रखने से रोक रही है। एनी मैरी स्लॉटर इन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उन्होंने अमेरिका की दीर्घकालिक विदेश नीति को आकार देते हुए 2 साल तक हिलेरी क्लिंटन के लिए काम किया। अब वह वाशिंगटन डीसी थिंक टैंक न्यू अमेरिका में काम करती है। लेकिन यह 2012 का एक लेख था जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित पुस्तक में बदल गया, जिसने इस मुद्दे पर सबसे विचारशील टिप्पणीकारों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। नारीवादी आंदोलन समानता के बारे में है। यह महिलाओं के बारे में है कि वे वो कर सके जो पुरुषों के पास हमेशा से रहा है, जो कि नौकरी में सिरों को पूरा करना है। यदि आप चाहते हैं तो शक्तिशाली बने, महत्वपूर्ण कार्य करें या ऐसा कुछ करें जो आपके लिए सार्थक हो और एक परिवार भी हो। और मुझे अभी भी विश्वास है कि महिलाएं और पुरुष ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन अब मैं जो कहता हूँ वो ये है कि अगर हम वहाँ पहुँचने जा रहे हैं तो हमें बड़े बदलाव करने होंगे, क्योंकि जैसा कि काम वर्तमान में संरचित है, जैसा कि हम वर्तमान में संरचित करियर के बारे में सोचते हैं, बहुत से लोगों को चुनाव करना पड़ता है और उनमें से बहुत से लोग महिलाएं हैं। यह एक ऐसा विकल्प था जिसका एनी ने स्वयं सामना किया। स्टेट डिपार्टमेंट में उच्चतम स्तर की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो दुनिया की स्थिति पर निर्भर करती है और दुनिया परिभाषा के अनुसार अप्रत्याशित है और हमेशा करने के लिए बहुत अधिक काम होता है। अगर मिस्र में कोई क्रांति होती है तो आप यह नहीं कह सकते, रुकिए, मैं सोमवार को वापस आऊंगा। ऐसा होने पर आपको वहाँ रहना होगा। इसलिए मैंने निश्चित रूप से 2 घंटे तक लंबा समय काम किया। जब मैं विदेश विभाग में गया तो मेरा परिवार समझ गया कि वे बलिदान देने जा रहे हैं ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूं जो मैं वास्तव में करना चाहता था। मेरा परिवार प्रिंसटन में रहा, मैंने वाशिंगटन में काम किया। मैं सोमवार को सुबह 5 बजे घर से निकला और शुक्रवार को देर से वापस आया और यह मुश्किल था, लेकिन मैं समझ गया कि इस काम को करने के लिए यही चाहिए था। जब मैं चला गया तो मेरा सबसे पुराना बेटा किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था और इसने उस पर एक टोल लिया, उस बिंदु पर जहां उसने वास्तव में खराब विकल्प बनाना शुरू कर दिया। कई बार मैं दिन के बीच में बस या ट्रेन से कूद जाता और घर चला जाता और सचिव क्लिंटन अविश्वसनीय रूप से समझ रहे थे। लेकिन 2 साल बाद हमने महसूस किया कि यह वास्तव में मेरे बेटे को अपने जीवन के साथ ट्रैक पर वापस लाने में मदद करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को प्रसारित करने के बीच एक विकल्प था। या किसी करियर में पदोन्नत हो जाऊं जो मुझे पसंद है।
इस्तीफा देने के फैसले ने न केवल एनी मैरी के करियर को प्रभावित किया, इसने उन आदर्शों को चुनौती दी जिनके द्वारा वह अपना जीवन जीती थी। मैंने दुनिया को अलग तरह से देखा। मुझे एहसास हुआ कि मैं दशकों से महिलाओं को बता रहा था। जिन युवा छात्रों को मैंने सिखाया कि आप इसे काम में ला सकते हैं, आपको बस कड़ी मेहनत करनी है और आप इसे काम कर सकते हैं, और मैं इसे काम नहीं कर सका। और अगर मैं इसे काम नहीं कर सका, दुनिया के सभी फायदों के साथ, मेरे पास पैसा था, मेरे एक पति थे जो एक प्रमुख माता पिता थे, मेरे पास इसे काम करने का हर संभव तरीका था। मुझे एहसास हुआ कि ऐसी जगहें हैं जहां हमें बस चुनना है। यह एक एपिफेनी थी। करियर के ऊपर परिवार को चुनने के अपने फैसले के कारण उन पर नारीवाद को धोखा देने का आरोप लगाया गया था। जब मैंने अपना लेख लिखा तो मुझे अपनी पीढ़ी की महिलाओं से बहुत आलोचना मिली, जिन महिलाओं की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो इस बात से बहुत चिंतित थी कि मैं आंदोलन को पीछे धकेल रही हूँ। अगर मैंने लोगों को बताया होता तो मैं वापस आ जाता, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। मुझे एक प्रतिक्रिया मिली जिसने मुझे अनिवार्य रूप से बताया कि उन्होंने मुझे पहले की तुलना में थोड़ा अलग देखा, कि मैं वास्तव में एक खिलाड़ी नहीं था, कि मैं उतना प्रेरित या महत्वाकांक्षी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, और मैं उसमें एक तरह से निराश हो गया था। एनी मैरी के अनुभव ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि क्या महिलाओं के पास ये सब हो सकता है। फेसबुक की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुष प्रभुत्व का सामना करने के लिए और अधिक मुखर होने की जरूरत है। उन्हें और झुकना पड़ता है। मैं शेरिल सैंडबर्ग की प्रशंसा करता हूं और मैं लीन इन की प्रशंसा करता हूं। एक संगठन चलाने वाले के रूप में मैंने युवतियों को आते और मुझसे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते देखा है, और मुझे पता है कि वे सिर्फ लीन इन पढ़ती हैं। और यह बहुत अच्छा है। वे शेरिल सैंडबर्ग और कई अन्य महिलाओं की वकालत करने के तरीके में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं उस सब से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यह बहस है कि प्राथमिकता कहाँ दी जाए। उनका मानना है कि समस्या केवल व्यक्तिगत व्यवहार में नहीं है, बल्कि जिस तरह से व्यवसाय और समाज संरचित है, जहां एक महिला के लिए नौकरी और परिवार होना लगभग असंभव है। ये पूर्णकालिक काम है और इसे किसी न किसी को करना पड़ता है। पारंपरिक रूप से महिलाओं ने इसे किया है और इसलिए उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों से पूछ रहे हैं जिनके पास 2 पूर्णकालिक नौकरियां हैं, उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिनके पास केवल एक है। तो अगर एक महिला प्राथमिक देखभाल करने वाली और पूर्णकालिक कमाने वाली है, तो वो उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है जो उनमें से केवल एक कर रहे हैं। यह एक दौड़ में भाग लेने जैसा है और आधे लोगों ने अपनी पीठ पर पत्थरों का एक पैकेट रखा है और सोच रहे हैं कि वे उसी गति से फिनिश लाइन तक क्यों नहीं बढ़ते हैं। कहने के बजाय ये कुछ ऐसा है जो महिलाओं को तब भी करना चाहिए जब वे कामकाजी हों। हमें ये कहने की आवश्यकता है कि माता पिता के पास अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए समय और स्थान होना चाहिए और काम भी करना चाहिए, लेकिन इसके लिए सोच में भारी बदलाव की आवश्यकता है। लैंगिक अंतर का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2 दशकों से महिलाओं के लिए प्रमुख आयु रोजगार दर गिर रही है। 2014 में 25 से 54 वर्ष की केवल 70% महिलाएं काम पर थी। तुलनीय आंकड़ा स्कैंडिनेवियाई देशों में अधिक है और ये सबसे कम लिंग अंतर वाले देश हैं। वास्तविक समानता की ओर सबसे आगे बढ़ने वाले देश नॉर्डिक देश, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। वे जो समझते हैं वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि बच्चों की परवरिश एक सामाजिक और आर्थिक निवेश है, और उनकी सरकारें कहती हैं कि हम मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश में निवेश करने जा रहे हैं। और पितृत्व अवकाश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पुरुषों को 1 सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, बल्कि 6 महीने तक लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और कभी कभी 1 महीना या कभी 2 महीने देकर आंशिक रूप से उपयोग करते हैं या खो देते हैं। तो आदमी बेवकूफ है अगर वो अपने बच्चों के साथ रहने के लिए महीने की छुट्टी नहीं लेता है। अगर वो नहीं करता है तो वो उस छुट्टी को खो देता है।
यदि बच्चों की देखभाल के बोझ को साझा करना लैंगिक अंतर को बंद करने की कुंजी है, तो इससे पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएं अतीत हैं। आपको पुरुषों को छोटे बच्चों की प्राथमिक देखभाल करने वालों के रूप में देखने की आदत डालनी होगी और पुरुषों को ये समझना होगा कि वे महिलाओं की तरह ही अच्छे हैं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण या कई मायनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक फिनिश सीईओ ने मुझे बताया, एक बड़ी फिनिश कंपनी से, अब जब एक युवक आता है जिसने अपना पितृत्व अवकाश नहीं लिया है, तो मुझे उसके चरित्र पर आश्चर्य होता है और हमें वहाँ जाना है। और स्कैंडिनेविया में वे वहीं जा रहे हैं। नॉर्डिक देश काम और पितृत्व के लिए एक नए दृष्टिकोण का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंतर को कम कर रहे हैं। महिलाएं अब व्यापार और राजनीति के शीर्ष पर पहुंच रही हैं, लेकिन वहां बने रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मैं खुद को एक अधीर आशावादी कहता हूँ क्योंकि दुनिया बेहतर हो रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं और हमें आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुझे आपको ये बताना अच्छा लगेगा कि एक महिला सीईओ के रूप में मैंने अपनी कंपनी में विविधता के ताने बाने को बदल दिया है और मैं एक उदाहरण हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिला प्रतिनिधित्व के मामले में हमें चुनौती दी जाती है। ये बेहतर नहीं हो रहा है। दरअसल संकट के बाद वॉल स्ट्रीट पर पहले की तुलना में कम विविधता थी और लोगों ने सोचा कि यह विपरीत होगा और इसके लिए वॉल स्ट्रीट पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। एनी मैरी स्लॉटर को लगता है कि यह अंतर इसलिए है क्योंकि व्यवसाय और सरकारें परिवारों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। नॉर्डिक देशों में दृष्टिकोण भिन्न होते हैं। स्कैंडिनेविया लैंगिक समानता में दुनिया का नेतृत्व करता है, लेकिन यह आसान नहीं था। जब मैं 20 साल का था, मैंने 60 लोगों के समूह में सैन्य सेवा की। मैं अपनी पीठ पर 15 किलो वजन के साथ हाफ मैराथन में शीर्ष 10 में था और उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली था और वे कहते रहे कि जब मैं शूटिंग रेंज में था या मैंने अच्छा परीक्षण किया था, मुझे लगा कि मेरा प्रदर्शन लड़कों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। सोफिया ने इस संस्कृति को चुनौती देना अपना मिशन बना लिया है। स्वीडन को दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले देशों में से एक के रूप में देखा जाता है और यह है, यदि आप कानून को देखते हैं तो ये तथ्य कि आप परिवार और करियर को संतुलित कर सकते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जब कार्यबल में महिलाओं की बात आती है तो हम औसत से काफी ऊपर हैं। लेकिन अगर आप प्रबंधकीय पदों को देखें तो हम वास्तव में यूरोपीय संघ के औसत से नीचे हैं। यूरोपीय संघ का औसत 27% महिला प्रबंधक है और स्वीडन में हम 23% हैं। सोफिया अब स्वीडिश निजी क्षेत्र में कांच की छत को तोड़ने का काम करती है। हम 100 साल पहले से कंपनियों के साथ काम करते हैं, इसलिए जब वे भर्ती करते हैं तो वे संवाद करते हैं, जब वे प्रतिक्रिया देते हैं, जब वे अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं तो वे इसे एक तरह से करते हैं और वे अभी भी करते हैं, लेकिन दुनिया बदल गई है। तो कांच की छत पुराने मानदंड और पुरानी संस्कृति है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको संस्कृति को बदलना होगा। 80% वैश्विक उपभोक्ता महिलाएं हैं और वे शक्तिशाली हैं। महिलाओं के पास पहले से ज्यादा पैसा है। विश्वविद्यालय के 64% स्नातक महिलाएं हैं। तो भविष्य महिला है। यदि आप नहीं जानते कि उनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए और भविष्यवाणी की जाए, तो आप यहाँ नहीं होंगे। व्यवसाय से अलग स्वीडिश पारिवारिक जीवन पहले से ही समानता की ओर बढ़ रहा है। सोफिया अपने पति के साथ समान रूप से अपने बच्चों की देखभाल करती है, जिनके पास मांगलिक कार्य भी है। मेरे लिए एक सीईओ के रूप में मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं जल्दी उठता हूँ, लेकिन मेरा पूरा ध्यान सुबह 5 से 8 बजे तक बच्चों पर भी होता है। हम उनकी देखभाल को 50/50 में विभाजित करते हैं क्योंकि वे छोटे थे और किंडरगार्टन से पहले थे, और यह मुझे दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देता है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरे पास एक पूरा करने वाला काम है, लेकिन मैं वास्तव में अपने बच्चों को भी जानता हूँ।
हमारे करियर में 40 साल आगे हैं। बच्चों के साथ 6 महीने बिताना आपके लिए सबसे अच्छा निवेश है। पेरेंटिंग के लिए यह दृष्टिकोण स्कैंडिनेविया में विशिष्ट है। TDC एक डेनिश दूरसंचार कंपनी है जिसका राजस्व 2015 में $3.5 बिलियन से अधिक था। कंपनी सभी 9,000 कर्मचारियों को माता पिता की छुट्टी प्रदान करती है, यह मानते हुए कि यह व्यवसाय के लिए अच्छा है और परिवार। मेरा मानना है कि डैनिश श्रम बाजार अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक मुक्त है। हमारे कर्मचारियों को उच्च स्तर की जिम्मेदारी और गतिशीलता देता है और उन्हें कुछ छुट्टी लेने और काम से बाहर जीवन जीने के लिए कहता है। और हम अपने कर्मचारियों को एक इंसान के रूप में मानते हैं। TDC पिताओं को उनके पितृत्व अवकाश के दौरान 100% प्रदान करता है। स्वीडन में सोफिया के काम की तरह इसका उद्देश्य काम और परिवार के आसपास की संस्कृति को बदलना है। परिणाम 85% की टेकअप दर और एक खुशहाल, अधिक उत्पादक कार्यबल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने सभी के लिए उत्पादकता के स्तर में वृद्धि देखी है। बेशक हम अधिक सक्षम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके कार्य जीवन के बीच अधिक संतुलित ध्यान है। पीटर जेस्पर्सन पितृत्व अवकाश के वयोवृद्ध हैं। वह अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम हो गया है और दोनों ने इसके लाभों को महसूस किया है। बच्चे के जन्म के ठीक बाद पीटर को मेरे साथ घर पर 4 सप्ताह बिताने की अनुमति है और फिर जब मैं काम पर वापस जाती हूँ तो पहले कुछ महीने वो बच्चों के साथ घर पर रहते हैं, जिससे मुझे घर पर बिना किसी काम की शुरुआत करने में मदद मिलती है और मैं काम पर ध्यान केंद्रित कर पाती हूँ। ये कहना कि अन्य देश और लोग क्या खो सकते हैं, 2 बातें हैं। एक बात पारिवारिक पक्ष की है। माता पिता दोनों अपने बच्चों को जानते हैं। उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें पता चलता है कि वे कौन हैं। और मुझे लगता है कि दूसरी बात यह है कि यहाँ कार्यस्थल पर बहुत सारे अध्ययन हैं जो महिलाओं को शीर्ष पदों पर दिखाते हैं। चाहे वे प्रबंधन में हो या सामान्य रूप से कार्यस्थल में, महिलाएं अधिक सफल होंगी। इसलिए समग्र रूप से समाज से बात करते हुए हमें उस दिशा में जाना चाहिए। स्कैंडिनेविया में लैंगिक समानता की ओर कदम आकस्मिक नहीं है, वे एक लंबी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम कैसे रहते हैं और हम कैसे आगे बढ़ते हैं। लिंग अंतर और विविधता के मुद्दे बातचीत का हिस्सा है और ये दुनिया कैसे बदल रही है इसका एक हिस्सा है। ये कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे लिए इसके बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को पता चले कि वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि यह पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के बारे में है। लैंगिक समानता मानव प्रतिभा का दोहन और खेती करने का एक बड़ा हिस्सा है। और इसके बारे में सोचने का यही तरीका है। हमें उतनी ही प्रतिभा चाहिए जितनी हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने विकट समस्याएं हैं, क्योंकि हमें आर्थिक विकास की जरूरत है, क्योंकि हमें नवीनता की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ग्रह को बचाने की जरूरत है, हमें मानवीय प्रतिभा की जरूरत है, रचनात्मकता और समर्पण, और उस प्रतिभा का आधा महिलाओं में पाया जाता है।